नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। इकोनॉमिकम के नए संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में अर्थात की नई किस्त लेकर मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान सर से इस हफ्ते के अर्थात पर बात शुरू की जाए, पूछा जाए कि क्या लिखकर लाए हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि आज इकोनॉमिकम आगे बढ़ेगा कैसे, लेकिन उससे भी पहले आपको एक बात बतानी है। उससे पहले ये बताना है कि आपने अगर मनी 9 का ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। प्लीज़ मिस मत कीजिए, मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए। और इकोनॉमिकम जैसे बहुत सारे शोज ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा जानकारी परक हैं, आपके काम आने वाले हैं, जेब जिंदगी से जुड़े हैं। तो मनी 9 का ऐप डाउनलोड करके इन सारे शोज का आप आनंद लीजिए। आज इकोनॉमिकम कैसे आगे बढ़ेगा, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अर्थात की। इसके बाद आपके सवालों के जवाब अंशुमान जी देंगे, आपकी इनकम की बात करेंगे और चलते चलते हर बार की तरह किस्सों के सिक्के की कहानी से पर्दा उठेगा कि किस्सों के सिक्के में इस बार अंशुमान जी ने कौन सा किस्सा लिखा है। पिछले हफ्ते अगर आपने इकोनॉमिकम देखा होगा तो अर्थात की चर्चा को सुनने के बाद, गुनने के बाद आप ये समझ पाए होंगे कि आखिर भारत कितने कर्ज में है। इस बार का अर्थात जब आप पूरा देखेंगे तब आप क्या जान पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, ये अंशुमान से पूछते हैं। सर, क्या दृष्टि देगा इस बार का अर्थात हमें? शुभम, इस बार के अर्थात पर हम पहुंचे उससे पहले आपका और मनी 9 के सारे दर्शकों का स्वागत है। शुभम ने आपको ऐप के बारे में बताया, हम बार बार उस ऐप के बारे में बता रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिकम या मनी सेंट्रल यूट्यूब पर हमारी टीम के तरफ से प्रोड्यूस किए जाने वाले या बनाए जाने वाले कंटेंट का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। पूरी थाली वहाँ उपलब्ध है। ये उसके कुछ सैंपल्स हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं, जिस भी तरीके की चीज़ें आप अपनी वित्तीय सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। मुझे पता नहीं कि हमारी टीम कब तक इकोनॉमिकम को यूट्यूब पर रखेगी और कब उसे उसे ऐप पर ले जाएगी, लेकिन आज के इकोनॉमिकम में हम एक और बड़े बदलाव की तरफ आपको ले जाएंगे और शायद इस तरीके से इस पूरे बदलाव पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। पिछली बार हमने सरकार के कर्ज पर बात की थी और देखिए अगले हफ्ते ही वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करके आपको बताया कि सरकार का कर्ज 80% के आसपास, 83% के आसपास है और सरकार के कर्ज पर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दबाव भी बनने लगा है, राज्य सरकारों के कर्ज को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मनी 9 देखते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपको वक्त से पहले शुभ हमें बता दें कि क्या होने वाला है, कौन सी चीज़ें, और विस्तार से बताते हैं ताकि आप समझ सकें। इस बार हम चर्चा इस पर शुरू कर रहे हैं कि हाल के दिनों में अमेरिका से लेकर भारत तक टेक स्टॉक का, तकनीकी स्टॉक्स का, कंपनियों के स्टॉक्स में तेज गिरावट है। किस्म का खून खच्चर मचा हुआ है। भारत के लिए तो ये अजीब सी परिस्थिति है कि जब यहाँ रुपया टूटा है, भारत से तकनीकी सेवाओं का निर्यात बढ़ना चाहिए, तब भी तकनीकी स्टॉक्स की या टेक कंपनियों के स्टॉक्स की स्थिति बुरी तरह खराब है। अमेरिका में तो बिल्कुल और भी विकट स्थिति है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया के बाज़ारों में ऐसी हो रही हैं जो शायद हमारे पास छनकर नहीं आ रही, भारतीय बाज़ार में भी हो रही हैं। लोगों को कुछ पुराने डरावने दिन याद आ रहे हैं, 1998, 99 और 2000 के। हम इसे आज समझने की कोशिश करेंगे, अर्थात में जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये वो तो नहीं। चलिए, तो आज भारत से अमेरिका तक के शेयर बाजार, स्टार्टअप वैल्यूएशन, दिग्गज निवेशों के सहारे हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये वो तो नहीं। वो क्या है? 2000 का .com बबल। जी हाँ, ऐसा दिख रहा है, ऐसा अंशुमान जी संकेत पकड़ रहे हैं कि शायद ये .com बबल जैसी ही स्थिति बन रही है। शुरुआत अंशुमान जी कर रहे हैं आज के अर्थात की जोमेटो के उदाहरण के साथ। सर, आप लिख रहे हैं कि जोमेटो की दशा श्रीलंका जैसी हो गई। जोमेटो की दशा श्रीलंका जैसी हो गई। दरअसल 25 जुलाई का दिन भारतीय स्टॉक मार्केट के नए सितारे पे बहुत भारी पड़ा। 25 जुलाई का नया सितारा इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्टार्टअप्स के आने की प्रक्रिया जोमेटो, पेटीएम, नाइका कुछ बड़े नामों से शुरू हुई थी और बहुत चर्चा भारत में, पता नहीं लाखों शब्द जोमेटो की तारीफ में और जोमेटो की संभावनाओं पर बाजार में लिखे गए होंगे। 25 जुलाई को जोमेटो का शेयर, जो कि स्टार्टअप बास्केट की अगुवाई करने वाला शेयर था, करीब 11% टूट गया। 76 रुपये का इसका इशू प्राइस था, आधे पर आ गया। अगर आप इसकी पिछली ऊंचाई शुभ हम देखें तो 154 रुपये थी। उसके हिसाब से तो निवेशक इसका रेट देखेंगे, उनका कलेजा मुंह को आ जाएगा। अगर किसी ने 154 रुपये पर स्टॉक खरीदा होगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। इसकी दशा श्रीलंका जैसी हो गई क्योंकि इसके अधिकांश बड़े निवेशक और शेयरधारक इस स्टॉक को छोड़कर भाग गए। एक लॉक इन लगाया गया था जिसमें 78% शेयरधारक और कर्मचारी जो ये एक साल से पहले अपने स्टॉक को बेच नहीं सकते थे। आप चार्ट पर स्टॉक्स का मूवमेंट देख सकते हैं। इनका लॉक इन जैसे ही ख़त्म हुआ,
ये पाबंदी हटी, 613 करोड़ शेयर बाजार में बिकने के लिए आ गए। और अब आप एक कह सकते हैं कि जो छोड़ने वाले लोग थे, क्या उन्हें कंपनी के भविष्य पर या कंपनी की संभावनाओं पर भरोसा नहीं था, यह हमें नहीं पता। लेकिन लाखों छोटे निवेशक ये समझ नहीं पाए कि उन्हें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी और सबसे चमकदार स्टार्टअप कथा जो बताई गई थी, उसका ये हाल क्यों हुआ कि उसमें सबसे ज़्यादा स्टेक रखने वाले, उसका स्टॉक लेकर उनके पास तक आने वाले, उसकी संभावनाओं को उन्हें बताने वाले लोग ही स्टॉक्स बेचकर बाहर क्यों निकल गए। अब हम जरा सात समंदर पार रुख करते हैं, क्योंकि हम अमेरिका और भारत के और दुनिया के शेयर बाजारों को जोड़कर आपको इस पूरे नए फिनोमेना पर जो चिंताजनक और बड़ा फिनोमेना है जो हमें दिख रहा है, इस पर जानने की कोशिश करते हैं। अब हम करते हैं भारत के जोमेटो से निकलकर टेस्ला का रुख करते हैं। एलन मस्क की टेस्ला, बाजार के अजीज़, खबरों के बादशाह, हमेशा कुछ ना कुछ कहकर खबरें सुर्खियों में रहने वाले टेस्ला इस समय शॉर्ट सेलर्स की पसंद बन गया है। अमेरिका के स्टॉक मार्केट में खासतौर से शॉर्ट सेलर्स बड़े पैमाने पर टेस्ला में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। एक साल में टेस्ला के स्टॉक की कीमत आपके सामने दिखाई देती है, 6 महीने की कीमत है। एक साल में टेस्ला का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है या मार्केट मूल्य है वो $1 खरब से घटकर $700 अरब के आसपास आ गया है। इस साल कहते हैं कि इस साल मंदड़ियों ने टेस्ला के स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करके $8 अरब से ज़्यादा कमाए, $8 बिलियन से ज़्यादा उन्होंने टेस्ला के स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग को लेकर कमाए हैं। टेस्ला के बुरे दिन इसी साल अप्रैल से शुरू हुए, जब स्टॉक करीब $1145 के आसपास था, अब $800 है और 500 तक नीचे जाने के अनुमान बाजार में तैर रहे हैं। अब बाजार के जानकार कहते हैं कि एलन मस्क अगर बाजार की नब्ज समझ रहे होते, नैस्डैक की नब्ज समझ रहे होते, तकनीकी शेयरों का जो सूचकांक है उसकी नब्ज समझ रहे होते, तो वो शायद ट्विटर के लिए बोली ही नहीं लगाते। क्योंकि तकनीकी कंपनियों का जो सूचकांक है नैस्डैक, उसने फरवरी में अपना सबसे बड़ा गोता लगाया था, सबसे तेजी से वो नीचे गिरा था। और उसी समय उसने बाजार के समझदार जानकारों को ये बता दिया था कि तकनीकी कंपनियों के लिए, टेक कंपनियों के लिए, स्टार्टअप कंपनियों के लिए वक्त अब कुछ बड़े अजीबोगरीब ढंग से बदलने लगा है। शुभम, हमको अभी तक जो बताया गया टेक कंपनियों के बारे में पिछले 10 सालों में, स्मृतियां हमें अगर देखें तो जो कुछ शेयर बाजार में हो रहा है वो जोमेटो और टेस्ला की जो कहानियां हमें बताई गई उसकी बिल्कुल विपरीत है। बाजार जैसे बिहेव कर रहा और जोमेटो और टेस्ला जैसे शेयर्स के बारे में हमें जो एक कंपनियों के बारे में जो बताया गया है, हमें यह बताया गया कि ई कॉमर्स की संभावनाएं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, तकनीक के आगे कुछ नहीं है, तकनीक एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती रहेगी। ई कॉमर्स की संभावनाओं पर इतना कुछ बताया गया, इतना निवेश आया। यह कहा गया कि अब तो इलेक्ट्रिक वाहनों का दौर आ रहा है। भारत में सरकार के एक मंत्री कहने लगे कि 5 साल में तो पेट्रोल की कारें ही खत्म हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक वाहन चलने लगेंगे। अब अगर ये सारी कीर्ति कथाएं सही हैं, हर महीने यूनिकॉर्न बन रहे हैं, तो फिर ये हो क्या रहा है बाजार में? बिल्कुल सर, यही मेरा सवाल था कि अगर वाकई ऐसा है कि हम ये खबरें लगातार पढ़ रहे हैं कि हर महीने यूनिकॉर्न बन रहे हैं भारत में भी, तो फिर ये अचानक होने क्या लगा? ये सरकारी, ये नौकरियों की छटनी वगैरह, ये सब कहाँ से आ गई? ये समझना हमारे लिए, यही आज के अर्थात में हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और आपको खोलकर जानने की कोशिश करेंगे तमाम तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से। हो ये रहा है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने भर्तियां बंद कर दी हैं। पहली बार हुआ, लगभग पिछले 1 दशक में पहली बार ऐसा हुआ जब स्पष्ट रूप से दुनिया के बड़े दिग्गजों ने कहा कि वो अब हायरिंग नहीं करेंगे। स्टार्टअप डूब रहे हैं अमेरिका से लेकर भारत में। इस पर हमने इससे पहले भी एक बार चर्चा की थी इकोनॉमिका में, और मनी सेंट्रल में हम आपको बार बार स्टार्टअप की खबरों के बारे में बता रहे हैं। स्टार्टअप्स में और टेक कंपनीज में जो नई टेक कंपनियां हैं उनमें छटनी का तूफान जैसे चल रहा है। एक दिन में 300, 400, 500 कर्मचारी निकाले जा रहे हैं। स्टार्टअप कर्मचारियों को रात में सपने में पिंक स्लिप दिखाई देने लगी है कि कब पता नहीं उनका स्टार्टअप उनके पास पिंक स्लिप भिजवा दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में का जो नैस्डैक कंपोजिट है शुभम, जिसे दुनिया में ग्रोथ का सूचकांक माना जाता है, जब मैं इसे कह रहा हूं ग्रोथ का सूचकांक है, तो दुनिया के बाजार के लोग ये मानते हैं कि ये एक ऐसा सूचकांक है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कंपनियां काम कर रही हैं वो सब भविष्य की कंपनियां हैं, और भविष्य उन तकनीकों का है, उन व्यवस्थाओं का है जिन्हें आने वाले समय में मांग, डिमांड, पैसा, निवेश सब मिलता रहेगा। और इसलिए इस सूचकांक को ग्रोथ बताने वाला सूचकांक माना जाता है। इसके बजाय जो पुरानी कंपनियों वाले स्टॉक्स वाला सूचकांक है, चाहे वो S&P हो या बाकी कंपनियों का हो, उसमें थोड़ा नरम गरम ऊपर नीचे चलता रहता है। पर इसे माना जाता है कि ये सब रिसेशन प्रूफ एरिया है, यहाँ तो हमेशा ग्रोथ होती है। पिछले साल नवंबर में नैस्डैक ने अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई छुई थी।
उसके बाद मार्केट में नेस्डैक करीब 34% टूट चुका है तब से अभी तक, ये जो तकनीकी सूचकांक है। अब निवेशकों को कहीं ये वो तो नहीं याद आ रहा है, यानी वो 99-2000 का .com बबल याद आ रहा है। उस समान अवधि में इसी दौरान तब नेस्डैक 25.8% टूटा था, यानी नवंबर से अभी तक नेस्डैक के टूटने की रफ्तार उस .com बबल से कहीं ज्यादा है। 34% टूटा है, जबकि उस समय करीब करीब 26% के आसपास नेस्डैक टूटा था। हमें ध्यान रखना होगा कि .com बबल के बाद नेस्डैक अगले 18 महीनों तक लगातार गिरता रहा। एक एक करके .com बस्ट होते चले गए, टूटते चले गए, खत्म होते चले गए, कंपनियों के शेयर मिट्टी होते चले गए, और उसके बाद नई जिस ऊंचाई से वो टूटा था वहां तक वापस लौटने में नेस्डैक को 15 साल लग गए। अगले 15 साल में तकनीकी सूचकांक हमारे सामने आए, चार्ट आपके सामने, जो 141 ट्रेडिंग डेज का जो पीक था नेस्डैक का .com क्रैश के दौरान और इस सेल ऑफ के दौरान, ये आपको बताता है कि कैसे नेस्डैक का कंपोजिट इंडेक्स .com बबल की तुलना में ज्यादा तेजी से नवंबर के बाद गिरा। और ये उस दौर में शुभम गिरा जब तकनीकी शेयरों को लेकर और तकनीकी संभावनाओं को लेकर शायद सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है बाजार में, सबसे ज्यादा संभावना है। अब इसलिए जो चार्ट पढ़ते हैं, जो माउस दौड़ाते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो हमें बता रहे हैं कि नेस्डैक तो 50% टूट जाएगा, इसके बाद 50% तक कम से कम टूट सकता है। बाजार में गिरावट होती रहती है, शेयर बाजार ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनका सामान्य स्वभाव है। लेकिन .com बबल क्यों याद आ रहा है लोगों को, इस समय .com बबल की याद क्यों की जा रही है? उसकी वजह यह है कि कोविड के बाद की दुनिया में जो ताजा गिरावट हमें स्टॉक मार्केट्स में दिखाई दे रही है वो तकनीकी कंपनियों की अगुवाई में हो रही है। टेक स्टॉक्स उसको लीड कर रहे हैं। हमारी संभावना के मुताबिक हमें लगता था कि मंदी आ रही होगी तो पुरानी इकोनॉमी के स्टॉक्स बाजार में गिरावट को लीड कर रहे होंगे, ऑटोमोबाइल कंपनियां लीड करेंगी, मेटल कंपनियां लीड करेंगी, पर बाजार में गिरावट की अगुवाई तकनीकी कंपनियों के स्टॉक्स कर रहे हैं। पुरानी अर्थव्यवस्था वाले दिग्गज तभी भी ठीक ठाक मजे में हैं, किसी ने अपनी कीमत बढ़ा ली है, मेटल कंपनियों के स्टॉक्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बिजली कंपनियों के, ऑयल कंपनीज के स्टॉक्स भी ठीक ठाक स्थिति में है। लेकिन टेक शेयरों की तो लंका लग गई है। भारत के बाजार में भी आप देखिए, और अमेरिका के बाजार में देखिए, और दुनिया के अन्य बाजारों में देखिए, और इसलिए दुनिया .com बबल के उस भयावह दौर को याद कर रही है। हम आगे उतरेंगे तब हमें और समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। सर, नेस्डैक की गिरावट से देखें तो वाकई जो स्थिति है वो .com बबल या टेक बबल से ज़्यादा खराब है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये वाकई फिर टेक बबल है? बाकी चीज़ें भी क्या ऐसी ही बन रही हैं या ये केवल खौफ ऐसे ही तारी है? अब हमें इसको भीतर से समझना पड़ेगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि ये खौफ तारी है सिर्फ तात्कालिक घटनाओं से, या इसमें कहीं कुछ गहरी चुनौतियां हैं, और कहां इसके तार .com बबल से मिलते हैं और कहां ये .com बबल से अलग है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। और ये भारत में की चिंताओं में अभी ये सारी चीजें नहीं, पर जोमेटो की दशा देखकर आप समझ सकते हैं कि भारत के टेक बाजार में, स्टार्टअप बाजार में क्या हो रहा है। भारत के लिए सवाल का जवाब शुभम बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि बीते एक दशक में, 15 साल में भारत में जितनी अच्छी नौकरियां आई हैं वो सिर्फ इसी सेक्टर से आई हैं, टेक सेक्टर से आई। बहुत ही छोटा अच्छी नौकरियों का बाजार है, संगठित क्षेत्र की नौकरियों का बाजार है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा टेक कंपनियों की तरफ से आता है, चाहे वो भारत से निर्यात की दृष्टि से देखें, सर्विसेज की दृष्टि से देखें, या स्टार्टअप की दृष्टि से देखें। जब कॉल सेंटर का से और सर्विसेज का निर्यात टूटा तो स्टार्टअप भारत में आ गए, उनमें पूंजी आई और उनमें नौकरियां आनी शुरू हुई। अगर आप ये कहें कि नौकरियों और निवेश का जो सूरज, नए निवेश का जो सूरज भारत के कंधों पे बैठा था, वो यही टेक सेक्टर है, स्टार्टअप सेक्टर उसे लेके आ रहा था। अब सब कुछ बदल गया एकदम। भारत में जनवरी के बाद से टेक स्टार्टअप्स में चाहे वो एडटेक हो या फिनटेक हो या जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो ई कॉमर्स की कंपनियां हो, उनमें छटनी दिखाई दे रही है। बीते दिनों की बात को लोग क्यों याद कर रहे हैं, इसे समझना जरूरी है। दरअसल क्या है कि शेयर बाजार का ये शगल काफ़ी दिलचस्प है। जब बाजार गिरता है तभी निवेशकों को पुराने दिन याद आते हैं, तभी उन्हें याद आता है कि इससे पहले क्या हुआ था। फिर उन गलतियों की तलाश शुरू होती है कि अच्छा तब ये गलतियां हुई थी, अब क्या होंगी। अब इस समय बाजार में के जो को करीब से समझने वाले ये लोग पूछ रहे हैं कि जिन इन टेक कंपनियों की कीमत इतनी ऊंची क्यों है, आखिर ये इतने महंगे शेयर क्यों थे, इनमें वास्तविक रूप से इतनी दम थी या इतने महंगे थे। जैसे भारतीय शेयर बाजार में सेबी खुद से ही पूछ रहा है कि जोमेटो और पेटीएम इतने घाटे में, फिर इनके वैल्यूएशन की हकीकत क्या है। और ये सवाल अब स्टार्टअप से भारत में पूछा जाने लगा है। तकनीकी कंपनियों का नया वाला जो किस्सा है, जो हमने पिछले 10 साल में देखा, ये बहुत नया ही है, बहुत पुराना नहीं है।
दरअसल .com बबल को दुनिया जल्दी ही भूल गई 2000 के बाद। 21वीं सदी की शुरुआत तक ये मान लिया गया कि तकनीकी कोई बबल नहीं है, टेक कोई बबल नहीं है, बुलबुला नहीं है। ये पूरी दुनिया में स्थायी रूप से तकनीकी कंपनियां स्थापित होने आई हैं। 2011 में शुभम दुनिया को एक नए जीव का पता चला, एक नया जीव दुनिया के सामने आया जिसका नाम था यूनिकॉर्न। पहला यूनिकॉर्न 2011 में आया, जिससे कि दुनिया को पता चला कि कोई यूनिकॉर्न नाम की कंपनियां होती है जिनका वैल्यूएशन $1 अरब के आसपास होता है। यहां से वैल्यूएशन का खेल शुरू हुआ। इससे पहले तक कंपनियों की ताकत को उनके मुनाफों, उनके कर्ज, उनकी बिक्री, उनके सेल, उनके टर्नओवर के आधार पर आंका जाता था। यहां से कंपनियों के वैल्यूएशन का एक नई तरीका शुरू हुआ। यहीं से स्टार्टअप क्रांति का बिगुल बच गया, उसकी मुनादी हो गई। हर महीने अरबों डॉलर का निवेश आने लगा। ये किस्सा हम इसलिए आपको सुनाना चाहते हैं ताकि आप इस आप इसके तार जोड़ पाएं, समझ पाएं कि चीजें आ कहां से रही हैं। ये वक्त ब्याज दरों में अभूतपूर्व कमी का था, क्योंकि संकट आ चुका था। उसके बाद ब्याज दरों में कटौती शुरू हो गई थी। हमें याद होगा कि शुभम 1998-99 में जब स्टॉक मार्केट खोल रहे थे अमेरिका के, तो पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी फेडरल रिजर्व ने बाजारों को ठंडा करने के लिए। हालांकि बाजार तो ठंडे नहीं हुए, टेक बबल बस्ट हो गया, .com ठंडे हो गए, उसके बाद ब्याज दरों में कमी शुरू हुई थी। यही वो दौर था जब जिंगा, पेंडोरा, लिंक्डइन, ग्रुपॉन के IPO आए थे। यही वो दौर था जब हमने IT कंपनियों को शेयर बाजारों में आते देखा था। मई 2012 आया, फेसबुक का IPO आया, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा टेक IPO था। तब तक $4 अरब का रेवेन्यू था फेसबुक का और $100 अरब का वैल्यूएशन आंका गया था उस दौरान फेसबुक के स्टॉक्स का। उस समय भी कुछ सवाल उठे थे, लेकिन ये माना गया कि नहीं, टेक कंपनियों का वैल्यूएशन अब कोई बबल नहीं है, ये वास्तविकता है, बाजार की है। कंपनियों की संभावनाओं का मूल्य इतना हो सकता है, कंपनी के कारोबार का मूल्य भले ही इतना ना हो, कंपनी की कमाई का मूल्य इतना ना हो, बस उसकी संभावनाओं का मूल्य इतना ज्यादा हो सकता है। और यहां से बाजार संभावनाओं के आधार पर कंपनियों की कीमत तय करने की दिशा में आगे बढ़ गया। 2014 तक यूनिकॉर्न की संख्या 90 में पहुंच गई। स्टार्टअप में निवेश के रिस्क रिवार्ड फार्मूले तैयार हो गए, यानी कुछ स्टार्टअप डूबेंगे, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन कुछ में बड़ा फायदा होगा। चिंताएं थी, लेकिन एक फ्रेंजी शुरू हो गई थी। सिलिकॉन वैली से स्टार्टअप्स का उभरना शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में एक नए किस्म की क्रांति सामने आने लगी थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल मार्केट से ड्राइव हो रहा था। चाहे भले ही वो IPO के तौर से माने, या प्राइवेट इक्विटी के तौर से माने, या बैंकों के स्टेक्स के तौर पे माने। इसी बीच एक और खेल हुआ या सरप्राइज हुआ। एक छोटी सी टैक्सी कंपनी की वैल्यूएशन $51 बिलियन पहुंच गई, जो कि उबर थी। और उबर ने मुनाफा भी दिखाया था। उबर के वैल्यूएशन के साथ एक किस्सा ये भी था कि उसने मुनाफा दिखाया था। इसके बाद तो टेक कंपनियों के वैल्यूएशन को बबल बताने वालों के पीछे से ट्रॉल्स छोड़ दिए गए। यह कहा गया कि ये तो दकियानूसी लोगों का बाजार है, इनको भविष्य नहीं दिखता है। देखिए, टैक्सी कंपनी का वैल्यूएशन इतना हो सकता है। और इस वैल्यूएशन के उबर का वैल्यूएशन दरअसल अमेरिकन एयरलाइंस से भी ज्यादा हो गया था। यानी अमेरिकन एयरलाइंस, जिसके पास इतने जहाज हैं, जिसके पास जो इतना बड़ा फ्लीट चलाती है, उससे ज्यादा वैल्यूएशन उस समय उबर का हो गया था। और इसके बाद फिर टेक कंपनियों के वैल्यूएशन पर सवाल उठाने वाले तो जैसे छोड़कर भाग गए, कि उन्हें लगा कि उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। सर, और यही वो समय था जब उबर के वैल्यूएशन किसी कार कंपनी, एयरलाइंस कंपनी से जाते, जब निवेशक भी लट्टू हो रहे थे और नए नए निवेशक जुड़ रहे थे स्टार्टअप से। हाँ, यही वो मौका था जहां से हमने दुनिया के स्टार्टअप क्रांति में पूंजी का बड़ा प्रवाह आता देखा। सॉवरेन वेल्थ फंड, म्यूचुअल फंड, प्राइवेट इक्विटी, सब स्टार्टअप में पैसा झोंकने लगे। 2014 से के बाद, और बहुत लंबी पुरानी बात नहीं, हमारे आसपास की बात है। अगर हम घटनाओं को पीछे जाकर देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें से जानकारी में मिलेंगी। 2014 के बाद एकदम से पैसा स्टार्टअप्स और इन कंपनियों में आने लगा। 2016 तक यहाँ $14 अरब का निवेश आ चुका था। इसके बाद बाजार में एक और बड़ा बदलाव आया। बाजार में उभरे एक और स्टार, जिनका नाम था मासायोशी सन, जो सॉफ्टबैंक के CEO थे। इन्हें उस दौर में वन मैन बबल मेकर माना जाता था। उन्होंने सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स पे हर साल करीब $100 मिलियन लगाए। लगभग $100 बिलियन के आसपास, $100 अरब के आसपास का निवेश सॉफ्टबैंक ने अकेले किया। यहां से स्टार्टअप इन्वेस्टिंग का दौर शुरू होता है। सन के सहारे
वेंचर कैपिटल फिनांसिंग का एक पूरा बाजार खड़ा हो गया, एंजल इन्वेस्टर्स जहाज़ों में बैठकर पूरी दुनिया में तैरने लगे, कंपनियां अपने अपने वैल्यूएशन के फार्मूले बनाकर अपने तरह तरह के कार्यक्रमों को और स्टार्टअप्स को दिखाकर वैल्यूएशन के लिए जाने लगी। पहले राउंड की फंडिंग, दूसरे राउंड की फंडिंग, तीसरे राउंड की फंडिंग, ये सारी फंडिंग का नुकसानों के बाद भी पैसा लेने की फंडिंग की एक पूरा नया दौर शुरू हो गया, जहां सवाल पूछने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब ये वो वक्त था, शुभम आपको याद होगा, जब बेतहाशा ऊंचे वैल्यूएशन की बात करना मानो कुफ्र हो गया था, कि अगर आप एक कह दो कि इस कंपनी का वैल्यूएशन इतना ऊंचा क्यों है, तो लोग आपको मानते थे कि आप दकियानूसी पिछड़े हैं। स्टार्टअप खूब खर्च करते थे, खूब प्रचार करते थे, हमने भारत में भी देखा। एक एक कंपनी के बड़े बड़े स्टार्टअप कंपनियों के प्रचार अभियान देखे, भारी खर्च माना गया कि वो भारी खर्च के जरिए अपनी ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, हर साल अरबों की फंडिंग आने लगी। कोविड से पहले तक दुनिया में 500 यूनिकॉर्न हो गए जिनका वैल्यूएशन $1 अरब से ज़्यादा था। जब कोविड आया, वीवर्क का पहला आईपीओ था जो शायद ध्वस्त हुआ था, जहां से इस पूरे स्टार्टअप के पूरा जो मिरर था, शिराजा था, उसमें हल्की सी दरार आई। लेकिन जब तक इसे लोग समझ पाते तब तक कोविड आ गया। कोविड के दौरान फिर वापस से स्टार्टअप्स लौट आए, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स आए, पैसा आने लगा, दुनिया की कंपनियों ने नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाना शुरू किया। और यही वो समय था जब भारतीय बाजार में हमने जोमेटो, पेटीएम, नायका, पॉलिसी बाजार जैसे शेयरों को, इस कंपनियों को आते देखा था। ये हमारे अभी तक के छोटे से सफर का दायरा है। वही जोमेटो जो आज उसके निवेशक उसे छोड़कर बाहर जा रहे हैं। सर, अगर सब कुछ सही चल रहा था, निवेशक आ रहे थे, वैल्यूएशन चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, अब क्या हो गया अचानक? शेयर बाजारों में टेक कंपनियों के खंडहर हमें क्यों दिख रहे हैं, ये बात समझना जरूरी है। और क्यों सारे आलिम फाजिल, सारे जानकार लोग नेस्डेक के और गिरने की, तकनीकी स्टॉक्स के और गिरने की संभावना क्यों जाहिर कर रहे हैं? फेसबुक, गूगल जो हमेशा हायरिंग करती हूँ, ऐसा क्यों कर रही हैं? इसे समझने के लिए मैं 3 बड़े बदलाव देखते हैं बाजार में। 2011 के बाद टेक कंपनियों का जो उद्भव दिखता है या जो बाजार में प्रगति दिखती है, वो फेड रिजर्व के ब्याज दरों में कमी के समानांतर देखी जा सकती है। और ये चार्ट आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कैपिटल की कॉस्ट कम होती चली गई, बीच में एक ब्लिप आया, लेकिन उसके बाद फिर वापस चीज़ें नीचे आ गई। ये फेडरल रिजर्व के फंड रेट का एक हिस्टोरिकल चार्ट है जो आपको बताता है कि पूंजी सस्ती थी, तो ये पूरा दौर था जहां से हमने एक तेज बढ़ोतरी इसमें देखी स्टार्टअप्स में। 2010 के बाद कर्ज दरें आमतौर पर न्यूनतम रहीं। बीच में एक बार जब बढ़त आई, शुभम, जिस चार्ट में दिखती है, तो प्राइवेट फंड्स आना शुरू हो गए। तब प्राइवेट इक्विटीज आना शुरू हो गई, वेंचर कैपिटल्स आना शुरू हो गए, म्यूचुअल फंड्स के पैसे इसमें आना शुरू हो गए। ये सस्ती पूंजी अब लौट रही है, दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ रही हैं। घाटे वाले कारोबारों में या जिनके बिजनेस या रेवेन्यू मॉडल्स प्रॉपरली स्टेब्लिश्ड नहीं है, उनमें निवेश का जोखिम लेने की क्षमता अचानक टूट गई है पूरी दुनिया में। अब लोग उन कारोबारों में निवेश करना चाहते हैं जिनके रेवेन्यू मॉडल्स और जिनके रिटर्न्स बेहतर हों, पहली चीज। दूसरी चीज, महंगाई ने जिंदगी जीने की लागत बढ़ा दी। ज्यादातर स्टार्टअप किसी न किसी तरह की कंज्यूमर डिमांड पर केंद्रित थे, चाहे आपको सस्ती एयर टिकट बेचने वाले लोग हों, चाहे आपको ऑनलाइन होटल की बुकिंग देने वाले लोग हों, चाहे आपके घर लॉन्ड्री सर्विसेज पहुंचाने वाले स्टार्टअप हों, या चाहे आपको टैक्सी सर्विसेज उपलब्ध कराने वाले स्टार्टअप हों। ये सारे के सारे स्टार्टअप्स किसी न किसी तरह के बढ़ती कंज्यूमर डिमांड्स पर केंद्रित थे। और इनके पीछे जो टेक्नोलॉजी कंपनियां थी वो इस डिमांड के सहारे ही थी, क्योंकि स्टार्टअप ग्रो करेंगे तो इनके पीछे टेक्नोलॉजी आएगी। ये पूरा का पूरा ढांचा बढ़ती महंगाई के कारण लड़खड़ा गया और टूट गया पूरी दुनिया में। हमने भारत में कैब कंपनियों की हालत कोविड के दौरान देखी। और तीसरी एक और बात कि .com बबल से नसीहत लेने वाले नियामक इस बार नहीं चूके। पूरी दुनिया में इन कारोबारों के लिए नियम बदलने लगे, खासतौर पर फिनटेक को लेकर बहुत सख्ती हुई, और क्रिप्टो और फिनटेक हमारे सामने इसका उदाहरण है। ये 3 बड़े फैक्टर थे जिसके कारण हमने तेजी से इस पूरे स्टार्टअप के परिवेश में अचानक नजरिया बदलते देखा। और ये हमारे देखते देखते हम जब तक समझ पाते 2019 तक 20 तक सब ठीक चल रहा था, तब तक अचानक 2021 का नवंबर आ गया और नैस्डैक ने टूटना शुरू कर दिया। लोग समझ भी नहीं पाए कि ये मंदी के कारण टूट रहा है, यूरोप में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण टूट रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण टूट रहा है, पर वो टूट कुछ दूसरी वजह से रहा था। बिल्कुल सर, तो क्या माना जाए, है .com बबल बिल्कुल वैसी ही स्थिति है? अब हमें ये देखना होगा कि स्टार्टअप ढहने की लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा था, और हमें ये देखना जरूरी होगा। 29 जुलाई को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने निकोला ट्रक्स के जो संस्थापक हैं ट्रेवर मिल्टन, उन्हें फ्रॉड का दोषी माना। निकोला इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप थी
जिसके मालिक ने एक नकली ट्रक चलाकर, हाइड्रोजन फ्यूल से बना हुआ एक नकली ट्रक चलाकर दिखा दिया और $500 मिलियन जुटा लिए। इनकी पूरी कहानी क्या थी, यहां हम रेफर करेंगे कि इस बार का किस्सों के सिक्के आप जरूर देखें, जहां हम आपको बताएंगे कि निकोला ने क्या किया था और निकोला जैसे काम इससे पहले 1999 और 2000 में कैसे हुए थे। निकोला को उस फ्रॉड का दोषी पाया। निकोला की चपेट में बॉश, जीएम और बीपी जैसी कंपनियां आ गई और उन्होंने निकोला को ऑर्डर दे दिया, जबकि निकोला के पास ना कोई ट्रक था, ना कोई असेंबली थी, ना कोई बैटरी थी। और अमेरिका के इतिहास में आज की परिस्थितियों में यह सबसे बड़ा ईवी फ्रॉड माना जाता है जो सामने आया। फिर इस कंपनी को एक शॉर्ट सेलिंग रिसर्च फर्म है, उसने एक्सपोज किया और उसके बाद फिर वो रेगुलेटर के पास गया और अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ल्यूसिड, वाखास, मुलेन, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टार्टअप संकट में है। हमें दो बड़े सेक्टर हैं जहां में बहुत तेजी से ये टेक बबल के बस्ट होने की संभावना दिखती है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप है टेस्ला। इसमें हमने देखा है टेस्ला में गिरावट का असर इसी तरह से दिखता है। हालांकि टेस्ला के पास काफ़ी मजबूत उत्पादन सुविधाएं हैं और बाजार भी लगभग थोड़ा बहुत है। ये सारे स्टार्टअप सस्ती कर्ज की जमीन पर खड़े हुए थे, तभी तो नकली ट्रक दिखा के ट्रेवल मिल्टन को $500 मिलियन की फंडिंग मिल गई। स्टॉक मार्केट में भी वो शेयर बाजार में भी गए। कैसे गए उसको हम आगे बताएंगे। ये भी एक काम, एक नए किस्म का काम अमेरिका के शेयर बाजार में हमें दिख रहा है। इनके पास ज़मीन पर कुछ नहीं था, सिर्फ सिद्धांत थे, थ्योरी थी, प्रोटोटाइप थे, जैसे कि हमें ऑटो शो में दिखाई देते हैं। अब इनके शेयर टूट रहे हैं। ईवी की जो स्टार्टअप क्रांति थी शुभम, वो सबसे पहले गिरी। उसकी वजह यह थी कि इन्हें चलाने के पीछे, इन्हें लाने के पीछे भारी टैक्स सब्सिडी और टैक्स क्रेडिट थे। हमने 2014-15-16 के बाद पूरी दुनिया में सरकारों को पर्यावरण संरक्षण के नाम की दृष्टि से अपने परिवहन को चुस्त करने के लिए या सुरक्षित बनाने के लिए बहुत बड़े मात्रा में टैक्स क्रेडिट और सब्सिडी देते देखा। अमेरिका, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि टेस्ला को करीब $3.1 अरब के टैक्स क्रेडिट्स मिले। यानी पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां थी, तो उनको सब्सिडी मिली हुई थी या उनको टैक्स नहीं चुकाने पड़ रहे थे। अमेरिका के बाद यूरोप और एशिया की सरकारें भी ऐसी सब्सिडी देने लगी। और अब जबकि बजटों पर दबाव है, कर्ज महंगा हो रहा है, तो ये सारी सब्सिडी से उड़ने की संभावना है। ट्रक तो बने नहीं, कारें तो अभी आई नहीं, चार्जिंग स्टेशंस लगे नहीं, बिजली की सब आपूर्ति की गारंटी नहीं आई, लेकिन ईवी का जो पूरा बबल खड़ा हुआ था, जिसके पीछे सब्सिडी और टैक्स क्रेडिट थे, यानी सरकारों की तरफ से दी गई टैक्स रियायतें थी, वो अब सिकुड़ती दिखाई दे रही हैं। अभी तक उनके लिए बुनियादी ढांचा नहीं बना और इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के वाहनों के स्टार्टअप्स में हमें सबसे ज़्यादा क्राइसिस दिखाई दे रही है। अमेरिका में लाइन लगी है उन कंपनियों की जिन कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहन की सबसे संभावना में कंपनियां माना गया था, उनमें काफ़ी पैसा आया था, उनके साथ है। दूसरा हिस्सा फिनटेक कंपनियों का है। दूसरी मार फिनटेक कंपनियों पे पड़ी। डील रूम की एक रिपोर्ट बताती है कि 2022 की पहली तिमाही में शुभम फिनटेक कंपनियों को $125 अरब की फंडिंग मिली। डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बड़ी चर्चाओं का विषय हो गया था। एक ऐसा क्लीशे हो गया था, हर आदमी डीफाई की बात करता था, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आने की बात करता था। इसी से क्रिप्टो जुड़ा हुआ था। क्रिप्टो की बड़ी फर्म सेल्सियस दिवालिया हो गई और सेल्सियस के दिवालिया होने के साथ फिनटेक के पूरे परिदृश्य में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ा निर्णायक मोड़ आता है। क्रिप्टो का पतन हो गया, एलन मस्क क्रिप्टो छोड़कर भाग गए। अमेरिका में कोविड के दौरान फ्री ब्रोकिंग फर्म्स, ऑप्शन ट्रेडिंग फर्म्स, रॉबिनहुड जैसी फर्म्स संकट में दिखाई दी। इनके यहाँ रोजगारों में छटनी शुरू हुई। स्वीडिश फर्म और दुनिया में बाय नाउ पे लेटर जैसी तमाम फर्म्स थी। स्वीडिश की फर्म थी कार्ल, उसने छटनी शुरू कर दी। इस बीच IMF ने कह दिया कि फिनटेक दुनिया में वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि इनके ऊपर वो कानून और नियम ही लागू नहीं होते जो कानून बैंकों पर लागू होते हैं। रिजर्व बैंक की हालत हम देख ही रहे हैं। रिजर्व बैंक ने भारत में एक सीरीज से ऐसे फैसले लेकर फिनटेक कंपनियों का लगभग सारी ग्रोथ ही रोक दी है और उन्हें इतने सख्त नियमों में बांध दिया है कि उनको आगे बढ़ने के लिए फंडिंग जुटाने में मुश्किल होगी। यानी कि अब हम ये समझ गए कि नैस्डैक गिरा, स्टार्टअप की वैल्यूएशन पे बात करना कुफ्र हो गया था, जैसा अंशुमान जी की अगर भाषा में हम कहें। इसके बाद निवेशक आए। अब जब टूटना शुरू हुए तो सबसे पहले आगे लाइन में दो लोग लगे थे। सबसे पहले ईवीज लगे थे और अब लगे थे फिनटेक। सर, अब जब ये टूट रहे हैं तो अब क्या ये मान लिया जाए कि पिछली बार जो शुरुआत हुई थी वो कुछ और टेक कंपनियों से थी, इस बार इनसे शुरुआत हुई और अब हम
टेक बबल के बीचों बीच में हैं? हाँ, हमें इसे करीब से देखना होगा। चूँ दो तरीके की चीज़ें हैं, मतलब ऐसा लगता है इसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। और अमेरिका में बहुत सारे लोग, बहुत सारे विशेषज्ञ इस तरह की बातें लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि ये .com बबल जैसी परिस्थिति है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है दोनों परिस्थितियों में, और हमें गहराई से समझना होगा ताकि हम जान सकें कि ये डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। शुभम, .com कंपनियां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया में सबसे लंबी अवधि का सस्ता कर्ज का दौर चला था उससे निकली थी। उन्हें वैसी ही सस्ती पूंजी मिली थी। उस तुलना में जो ताज़ा सस्ते कर्ज का दौर है थोड़ा छोटा रहा है। उसी दौरान शुभम, स्टॉक एनालिस्ट नाम की एक किस्म पैदा हुई थी जो बाजारों में इन कंपनियों में सफलता और इनकी संभावनाओं का वैल्यूएशन करती थी। 1999 में जब सट्टेबाजी से बाजार खोलने लगा, .com एक्चुअली बबल दिखने लगा सबको, तो फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर बढ़ाई। बाजार पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि जो कंपनियां बबल बना रही थी उनके पास कोई बोरोइंग ही नहीं थी। उन्होंने कहीं से कुछ पैसा ही बारो नहीं किया, तो वो तो निवेशकों से पैसा जुटा रहे थे बबल के लेकर। स्टॉक बिकते चले गए, दीवानगी बढ़ती चली गई। 2000 तक ये पता चला कि इनमें ज़्यादातर कंपनियों में मुनाफे नहीं है और इनका बुलबुला फट गया। कैसे फटा, इस पर हम किस्सों के सिक्के इस बार कर रहे हैं, उसे आप ज़रूर देखिएगा और जानिएगा कि क्या क्या हुआ था उस दौरान, ताकि आप वो तार जोड़ सकें जो आज हमें दिखाई दे रहे हैं इस समय 2022-23 की परिस्थिति में। एक बड़ा फर्क है तब से और आज कि उस समय टेक कंपनियां छोटी थीं और नगण्य थीं और अचानक उभरी थी, जिनके बिजनेस मॉडल्स के बारे में पता नहीं था। अब टेक कंपनियों की दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी कंपनियां हैं जिनके पास प्रोडक्ट है, जिनके पास सर्विसेज हैं, जिनके पास एक बाजार है और उस बाजार की, उनकी सेवाओं की और उत्पादों की एक अपनी उपयोगिता है और उनका एक बड़ा मार्केट है। इनका टोटल साझा बाजार मूल्य करीब करीब $4 ट्रिलियन के आसपास है। इसके साथ अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, डेल है, और फिर इनके ऊपर आती हैं कम्युनिकेशन कंपनियां जो दुनिया में संचार सेवाएं देती, चाहे भारत की एयरटेल, जियो हो या यूरोप की कंपनियां हों या अमेरिका की कंपनियां हों, ये इनके साथ आती हैं। अगर आप ये चार्ट देखें तो अब टेक जो है वो बड़ा पोर्शन S&P में, मतलब जो पुराना वाला सूचकांक है नैस्डैक से बाहर, वहाँ भी एक बड़ा हिस्सा अपने आपस में लिए हुए, अगर आप कम्युनिकेशन कंपनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों को एक साथ देखें। ये मुख्य धारा का कारोबार है, ये कारोबार का मेन स्ट्रीम है। सूचकांकों में इनका हिस्सा भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए .com बबल जैसी हालत नहीं है बाजार में। लेकिन दूसरी तरफ अजीबोगरीब बिजनेस वाले स्टार्टअप है, जैसे हमने अभी आपके सामने निकोला ट्रक्स की बात की जो ट्रेवल मिल्टन की कंपनी थी। एक जो सबसे खतरनाक चीज़ .com के पैरेलल हमें अमेरिका के बाजार में दिखाई दे रही, जहाँ से संकट शुरू हो रहा है। अमेरिका में एक नया कंपनी मॉडल उभरा है जिन्हें स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनियां कहा जाता है, स्पैक कहा जाता है। इन कंपनियों को अमेरिका के नियामकों ने इजाज़त दी है। ये कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं और ये केवल टेकओवर के लिए बनाई गई हैं। जिन कंपनियों को स्टॉक मार्केट में आना होता है वो अपना रिवर्स मर्जर एक किसी स्पैक में कर लेती हैं और इससे उन्हें अपने पुराने रिकॉर्ड को, पुराने इतिहास को छिपाने का मौका मिल जाता है और वो स्पैक इनका अधिग्रहण करके इनके लिए पूंजी लेकर आती। निकोला के साथ यही हुआ था। निकोला ने रिवर्स मर्जर किया था और फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट में आई थी। उसका शेयर स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड ऊंचाई $90 तक, शायद जहां तक मुझे याद पड़ रहा है $90 तक गया था शेयर। अब निवेशक इनके शेयर, स्पेक्स के शेयर खरीदते हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि ये स्पेक्स किस कंपनी का टेक ओवर करने वाली है, ये किसे खरीदेगी। बहुत सारे फिनटेक, ईवी के स्टार्टअप इन्हीं स्पेक्स की पीठ पर बैठकर पहुंच गए हैं और ये एक नए किस्म का स्पेकुलेटिव एरा है, ये नए किस्म का सट्टेबाजी का एरा है जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के साथ नैस्डैक में शुरू हो रहा है। अब ये सब ढहने लगा है तो इनके साथ नैस्डैक भी ढह रहा है। बिल्कुल सर, अब आगे क्या होगा? अब ये तो आपने बता दी नैस्डैक ढह क्यों रहा है। नैस्डैक की गिरावट के नज़रिए से अगर आप देखें, नैस्डैक का चार्ट देखें और उसे देखें तो आपको लगेगा कि ये टेक बबल तो है पर ये उतना विकराल नहीं है जितना हमें .com के वक्त था। इसके दो बड़े असर हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये कि निवेशकों को बड़ा नुकसान हो रहा है इसमें, खासतौर से प्राइवेट इक्विटी वालों को, म्यूचुअल फंड वालों को और जिन लोगों ने शेयर बाजार में संभावनाओं के नाम पर पैसा लगाया था। ऐसी बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां और बहुत सारी कंपनियां डूब रही हैं, उनमें लोगों को नुकसान हो रहा है। इसलिए प्राइवेट इक्विटी का फ्लो आने वाले समय में घटता चला जाएगा। यानी अब एक बड़ा चैनल जो पाइपलाइन खुली थी, जो बैंक, जिसके कारण इन नई आइडिया कंपनियों को बैंकों के पास कर्ज के लिए नहीं जाना पड़ता था, ये सीधे अपनी इक्विटी आइडिया बेच देते थे और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे, जो बड़ी कंपनियां थी जिनके पास सरप्लस फंड्स थे, वो इनमें निवेश करते थे। ये पाइपलाइन एकदम सिकुड़ रही है और इसीलिए स्टार्टअप्स की फंडिंग में हमें लगातार गिरावट देखने को। तो बैंक्स अब इन आइडियाज को फिनांस नहीं कर सकते क्योंकि बैंक्स को अपने शेयर होल्डर्स को, अपने डिपॉजिटर्स को जवाब देना है कि वो एक डूबती कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे। तो सबसे बड़ा
बड़ा नुकसान इस टेक बबल के टूटने का या नैस्डैक की गिरावट का ये है कि ये जो नई धारा आई थी कंपनियों की जिन्हें प्राइवेट इक्विटी फंड कर रही थी, वो फंड अब श्रिंक हो जाएंगे। और दूसरा ये कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां इस तूफान में टिकी रहेंगी, लेकिन उनका सारा कारोबार शुभम इस नई टेक क्रांति पर निर्भर था। उनके उत्पाद, उनके सर्विसेज, उनके सॉफ्टवेयर्स, उनके हार्डवेयर्स, ये सब इस नई जो स्टार्टअप क्रांति थी इसे सपोर्ट के लिए बनाए गए थे। अब जबकि ये ढहेगी तो इनके लिए डिमांड में कमी आएगी और इसलिए हम ये देख रहे हैं कि इनके मुनाफों में कमी हुई है। इस बार इनके रिजल्ट्स खराब हैं और इन्होंने रोजगार में कटौती शुरू की और छटनी शुरू की पूरी दुनिया के बाजारों में। बाजार के जानकार कहते हैं कि नैस्डैक अभी और गिरेगा, टेक स्टॉक और टूट सकते हैं। उनका कहना यह है कि कई सारी कंपनियों का वैल्यूएशन उनकी वास्तविक कीमत से बहुत ज़्यादा है अभी, तो इसमें और ज़्यादा करेक्शन होने की संभावना है। लगभग ये .com बबल जैसी स्थिति है। .com बबल में कंपनियों के वैल्यूएशन जितने थे उसकी तुलना में उनके मुनाफे और उनके कारोबार सेल उसके 10% भी नहीं थे। ऐसी परिस्थिति कई जगह दिखाई दे रही है। बाजार में मार्जिन डेट का लेवल काफ़ी हाई है, यानी शेयर खरीदने के लिए जो कर्ज लिया जाता है, ये भी एक संकेत है कि सूचकांक शायद मार्जिन डेट का लेवल हाई होने के कारण गिर सकता है। इसलिए आप अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांधे रखिए। ये खून खच्चर थोड़ा बाजार में लंबा चलेगा, लेकिन यहाँ से तकनीक की दुनिया फिर बदलेगी शुभम। यहाँ से बिजनेस मॉडल बदलेंगे, यहाँ से मुनाफों और लागत को ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ से निवेशक जो नियामक जो आंख बंद करके इन चीज़ों को होने देते हैं, उनके अंदर एक नई समझदारी आएगी और सबसे ज़्यादा समझदारी आएगी हमारे भीतर, हम लोगों में, निवेशकों में, कि हमें शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। कहीं हम सिर्फ एक स्टार्टअप कंपनी के प्रचार के कारण तो उसका स्टॉक नहीं खरीदे ले रहे हैं जो बाद में हमें किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता है। और बाजार में स्टार्टअप कंपनियों की गिरावट को लेकर तमाम तरीके के मीम्स अब तैरने लगे हैं, पर यह बड़ा शिफ्ट है जो दुनिया के टेक स्टॉक्स में हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो ये अर्थात आपको ये बता रहा है दूध का दूध और पानी का पानी करके कि आप अगर ये टेक बबल है, इसके लिए आपके पास कौन कौन से तर्क हैं, कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल हूबहू वैसी घटती दिख रही हैं, होती दिख रही हैं, और अगर ये नहीं है वहाँ कैविएट क्या है, वहाँ क्या तर्क दिए जा सकते हैं, तो वो भी तर्क आपको ये अर्थात दे रहा है। लेकिन हाँ, इस अर्थात के बाद एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर मुझे समझ में आ गई कि स्टार्टअप के वो गुलाबी दिन गए जब अनाप शनाप वैल्यूएशन कर एक छोटी सी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी के सापेक्ष खड़ा कर दिया जाता था जो कई सालों से लगातार काम कर रही थी। जैसा उदाहरण अंशुमान जी ने दिया कि उबर की वैल्यूएशन एयरलाइन से ज़्यादा हो गई, जिसके पास जहाज थे और उबर के पास अपनी एक टैक्सी भी नहीं थी। सर, अब बारी सवाल जवाब की। तो पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो राधिका अग्रवाल का है। राधिका अग्रवाल ये जानना चाहती हैं कि आपने एक एपिसोड में कहा था कि हमारी कमाई दो जेबों में जाती है, एक बचत में और एक खपत में। दोनों में ही सरकार गहराई से हाथ डाल देती है। खपत पर हम टैक्स देने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन अपनी बचत को हम कहाँ निवेश करें जहाँ सरकार ना पहुँच पाए, ऐसे समझ लीजिए। सरकार तो सब जगह पहुंचेगी, क्योंकि सरकार तो हर निवेश पर, आपके जहाँ जहाँ निवेश में बढ़ोतरी होती है वहाँ टैक्स लगता है। लेकिन इसके लिए मैं कहूँगा कि आप मनी9 का ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इस एक कार्यक्रम में हम आपको वो असंख्य निवेश के तौर तरीके, उनकी स्ट्रेटजी, उनके समझने के तरीके नहीं बता सकते। मनी9 के ऐप में ऐसे प्रोग्रामों की एक पूरी श्रृंखला है जो आपको सुरक्षित ढंग से उपलब्ध वैध विकल्पों में निवेश के तरीके बताती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मनी9 हम की पूरी कोशिश ये है कि ये फैसले आप खुद करें, स्वयं करें। पहले आप अपने आप को उन सवालों के लिए तैयार करें जिन्हें लेकर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं, अपने बीमा एजेंट के पास जाएं, अपने म्यूचुअल फंड एजेंट के पास जाएं और उससे वो सवाल पूछें और फैसला करें। तो बचत कहाँ हो सकती है, बचत को लेकर तरीके क्या हो सकते हैं, कैसे बाजार में दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बीच इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का फायदा आपको कैसे मिले, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग मनी9 का ऐप डाउनलोड करें। वहाँ एक शोज़ की पूरी श्रृंखला है, 80-90 पूरे 100 है, चैन की सांस है। इसके अलावा भी कुछ और शो हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे, जहाँ आपको बचत से जुड़ी हुई, बचत और निवेश से जुड़ी हुई शायद सारे सवालों का जवाब एक साथ मिलेगा। सर, अगला सवाल आदित्य एस का है। वो कह रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर की तरह ई कॉमर्स सेक्टर में भी ड्यूओपोली है, दो ही कंपनियों का राज है। सरकार यहाँ कंपटीशन पैदा करने के लिए या इनको कमज़ोर करने के लिए क्या कर सकती है? सरकार ने दो चीज़ें की हैं। तो ONDC आया है, ओपन नेटवर्क आ रहा है, जिसमें कि एक मार्केट एक्सचेंज है जिसमें काफ़ी सारे लोग अपनी खरीद बिक्री कर सकेंगे। हालांकि अभी हमें देखना होगा कि उससे रेवेन्यूज़ कितने आते हैं और कितना ट्रेड शुरू होता है, लेकिन कम से कम अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के बीच में सरकार ने कंपटीशन को बढ़ाने के लिए कदम लिया है। और दूसरा, सरकार की
कमिटीज़ और प्लस कंपटीशन कमीशन इस तरह की कोशिश कर रहा है कि जितना एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के हैं उन्हें सीमित किया जाए, ताकि लोगों को अच्छे प्रोडक्ट भी मिलें, उत्पाद भी मिलें, प्रतिस्पर्धी उत्पाद भी मिलें, लेकिन मोनोपोली ना हो। लेकिन फिलहाल आकार की दृष्टि से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के पीछे खड़ी वॉलमार्ट बहुत बड़ी कंपनियां हैं। उनके पीछे उनके पास जो मार्केट में प्राइसिंग पावर है, उनके पास जो मार्केट के नेटवर्क को चलाने की पावर है, वो शायद छोटे लोगों में नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के ई कॉमर्स बाजार में मजबूत डुओपोली है और उसके पीछे काफ़ी निवेश भी लगा हुआ है। रविंद्र बिश्नोई का अगला सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि भारत पर सरकारी कर्ज के लिए ज़्यादा जिम्मेदार केंद्र सरकार को माना जाए या राज्य सरकारों को? स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार अकेले जितना कर्ज लेती है सारी राज्य सरकारें मिलकर उतना कर्ज लेती हैं। तो अब भारत में हमेशा आर्थिक सवालों पर शुभम राजनीति बहुत होती है, क्योंकि हम जिस राजनीतिक विचारधारा की तरफ से आते हैं उस हिसाब से हम इसे तय करने लगते हैं। पर कर्ज के मामले में केंद्र और राज्य का कोई बंटवारा नहीं होता, क्योंकि नेशनल डेट है और किसी देश का कर्ज चाहे वो केंद्र सरकार ले रही हो, चाहे वो राज्य सरकार ले रही हो, चाहे वो इंडियन ऑयल ले रही हो, चाहे वो रेलवेज ले रही हो, या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ले रही हो, या एयरपोर्ट अथॉरिटी ले रही हो, वो सारा का सारा कर्ज देश का साझा कर्ज है। बाहर से देखने वाले लोग इसे जो आकलन करते हैं आईएमएफ जैसी एजेंसियां, वो मानती हैं कि राष्ट्रीय कर्ज है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि कर्ज चाहे उत्तर प्रदेश या बंगाल का वित्त सचिव जाकर आरबीआई से ले या केंद्र सरकार का वित्त सचिव आरबीआई से ले, कर्ज आता तो एक ही जगह से, बैंकों से। और उन बैंकों, वो बैंक सबके हैं, वो राज्य के भी हैं, केंद्र के हैं, और बैंक आम लोगों के हैं जिनका पैसा उसमें रखा हुआ है। तो केंद्र राज्य के बंटवारे के बजाय हमें देखना चाहिए कि समग्र रूप से भारत का कर्ज इतना ज़्यादा क्यों है, और अगर इसमें कमी नहीं की गई तो क्या ये भारत के बैंकों पर भारी पड़ेगा। अब बारी आपके इनकम की बात की। सर, इनकम में इस दौर में जब इतने सारे फ्रॉड, इतने सारे जंजाल हमारे आमने सामने हैं, ऐसे में इनकम पर आप क्या सीख देते हैं? हम से ज़्यादा बेहतर शुभम हम और आप मिलकर सबसे पहली चीज़ ये कहेंगे कि आप मनी9 के ऐप के ऊपर एक शो है जागते रहो, अपने तरीके का पहला और अनोखा शो है। आपको किसी टीवी चैनल पर, किसी यूट्यूब चैनल पर इस तरीके का शो नहीं मिलेगा। ये सप्ताह हर दूसरे दिन आता है। हम यहाँ विशुद्ध रूप से आपको सिर्फ ये बताते हैं कि आपको जागते रहना क्यों ज़रूरी, कहाँ कहाँ कौन कौन आपकी जेब काटने के लिए तैयार है, कौन कौन कहाँ कहाँ एक कॉल आपको कैसे कंगाल कर देगी, कैसे आपको म्यूचुअल फंड गलत बेच दिया जाएगा, कैसे आपका स्टॉक ब्रोकर आपको गलत स्टॉक टिका देगा, कैसे आपकी वित्तीय सुरक्षा सुरक्षित की जाए। शुभम, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात वित्तीय बाजार में कमाना नहीं है, बल्कि जो है उसे डूबने से बचाना है। क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स की और निवेश की पूरी व्यवस्था पहले रिस्क बचाने पर निर्भर होती, फिर उसके बाद रिटर्न्स पर जाती है। तो इसीलिए पहले रिस्क को, जोखिम को बचाना जरूरी। जागते रहो, आप देखें प्रियंका संभव उसे लेकर आती हैं, जहां हम आपको जितने तरीके की समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं जिनसे आपको बचने की जरूरत है, कहां कौन सा फ्रॉड हो रहा है, उस फ्रॉड की चपेट में आप आने से कैसे बच सकते हैं, ये शो। लेकिन ये शो केवल मनी9 के ऐप पर उपलब्ध है। तो इसलिए हम बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप कैसे भी करें, मनी9 का ऐप जरूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, क्योंकि इसके बाद ही आप ये तमाम एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख पाएंगे। सर, अब किस्सों के सिक्के से और पर्दा उठा दीजिए, वहाँ कौन सी कहानी है? किस्सों के सिक्के से थोड़ा पर्दा हमने अपनी इस अर्थात की चर्चा के बीच में बता दिया। हम आपको बताएंगे कि .com बबल में क्या हुआ था, कैसे कौन कौन सी कंपनियां कैसे कैसे बढ़ी थी और उसमें से कौन से लोग अब जेल में हैं, और कैसे क्यों आज इस वक्त जबकि तकनीक हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, स्टॉक निवेशक .com बबल को याद कर रहे हैं। वहीं हम आपको बताएंगे निकोला की ट्रक की भी कहानी, और उसके साथ तब क्या हुआ था 99 से लेकर 2000 तक, और शेयर बाजार ने क्या उससे नसीहतें ली हैं या नहीं। इस बार किस्सों का सिक्के जरूर देखिएगा। बिल्कुल, तो इकोनॉमिकम भी देखना ना भूलिए, और इकोनॉमिकम को अगर पूरी तरीके से समझना है, उसका इतिहास का हिस्सा समझना है। वर्तमान तो अंशुमान जी अर्थात में समझा रहे हैं, लेकिन उसका इतिहास किस्सों के सिक्के में आपको मिलेगा और उसके तार आप अच्छे से जोड़ पाएंगे। तो चलते चलते आपसे एक बार फिर यही गुजारिश कि आप मनी9 का ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। आज के इकोनॉमिकम में फिलहाल इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया अर्थात की नई किस्त लाने के लिए। अगले हफ्ते की किस्त का फिर इंतजार रहेगा। अगले रविवार 11:15 बजे इकोनॉमिकम लेकर फिर आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।